नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में। ये Q&A सेशन है जहां पर आपके सवालों के जवाब, निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। और आज का सेशन भी रिकॉर्डेड है पिछली बार की तरह, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि मेरे ट्रैवल प्लान की वजह से आपकी उलझनों को दूर करने का मौका गवा दिया जाए। तो हमने ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया और आज इस सेशन में हम आपके साथ अकेले होंगे, कोई गेस्ट नहीं है। सवाल हमने आपके, जो भी आपने पुराने लाइव सेशंस में पूछा था, लाइव चैट में या कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया, जहां भी पूछा था वहां से हमने सवाल निकाले हैं और उसमें से कुछ सवालों के जवाब आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। गौर से उन सवालों को और उनके जवाब को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवाल के जवाब भी उन्हीं में छिपे हो। शुरू करते हैं, वक्त नहीं जाया करेंगे। सबसे पहला सवाल है कविता जी का। इनकी उम्र है 40 साल। 6 साल के बाद वापस इन्होंने नौकरी शुरू की है और इसकी वजह से अब घर में एक्स्ट्रा पैसा भी आ रहा है, बधाई हो। अब उन्होंने लिखा था कि अब वो कुछ चीजें अफोर्ड कर सकते हैं जिसके लिए पहले उन्हें कभी कभी मन मारना पड़ता था, क्योंकि पहले सिंगल इनकम थी, राइट। घर भी खरीदने की सोच रही हैं क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा ईएमआई दे सकते हैं। उनको लगता है कि वो घर में फिनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं, लेकिन ये ख्याल भी आता है कि क्या ये उनके पैसे का सही इस्तेमाल है। लिखा है कि काफी वक्त से वो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं और इसलिए यहाँ पर सलाह के लिए आई हैं। पहले भी कमाती थी, बीच में बेबी होने के बाद ब्रेक लिया था, लेकिन पहले की सारी कमाई कहाँ गई पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। अब वो गलती नहीं करना चाहती है, तो जानना ये चाह रही कि अब जो पैसा आ रहा है घर में, उससे एक्स्ट्रा पैसा उसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, उम्दा सवाल इनफैक्ट। देखिए, हम सबको सही तरीका पता होता है, लेकिन हम बस सुनना किसी और से चाहते हैं। पहली बात, नए नए एडिशनल एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं घर पे, परिवार वाले उसे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। दिक्कत की बात ये तब बन सकती है जब लंबे वक्त में हम उस पैसे का, एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिजायर पूरी करने में लगा दें, राइट। हमने और आपने देखा होगा इस चीज को कई दफा कि जैसे ही कमाई बढ़ती है, लोग सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करने में लग जाते हैं। एक मूवी थी ना, वो उर्मिला मातोंडकर, अनिल कपूर और श्रीदेवी की जुदाई, जहां तक मुझे नाम, हाँ वही मूवी थी, जहां पर श्रीदेवी के पति होते हैं अनिल कपूर, वो उनको बेच देती है 1 करोड़ या 2 करोड़ में, और तुरंत छोटे घर से बड़े घर में और गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेती हैं। तो वही हमारी एक मेंटालिटी भी है कि जहां ज्यादा पैसे आए, नहीं कि हम फट से वो सब चीजें खरीदने लगते हैं जिसकी हमें बहुत दिनों से चाह होती है, जरूरत नहीं होती है। तो क्या हमें एकदम ही अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं करना चाहिए? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना भी ना कर लें कि कल को अगर आप फिर से नौकरी करना बंद कर दें, तो सिंगल कमाई पर उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा या फिर आप अफोर्ड ना कर सके। तो कविता जी, आप सबसे पहले ये कीजिए, अपनी कमाई को 3 हिस्से में बांटिए। एक जो आपके खर्चे होंगे, दूसरा आपकी सेविंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि घर का खर्चा आपकी कमाई के ऊपर निर्भर नहीं है, तो अपने लिए कोर पोर्टफोलियो बनाइए और उसको अलाइन कीजिए अपने परिवार के लिए जो लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल गोल है उससे। और हर महीने उसमें आप निवेश करना शुरू कीजिए। एक निवेश खुद के लिए भी करेगा, अलग से पोर्टफोलियो बना लीजिए अपने को पैम्पर करने के लिए। हो सकता है कि 3 साल के बाद आपने कुछ खरीदने का मन करे या कहीं जाने का मन करे, किसी गर्ल्स ट्रिप पे, कुछ भी, तो उस वक्त आपको ये गिल्ट ना हो कि यार मैं पैसे निकाल के जा रही हूँ अलग से। नहीं, आप अपने लिए बनाइए और उसको उसी पर्पस के लिए रखिए कि ये मैं गिल्ट फ्री होकर मैं खुद को पैम्पर कर सकूं। ऑलराइट। और जहां तक कि घर खरीदने की बात है, हड़बड़ा कर एकदम से ज्यादा ईएमआई या ज्यादा लोन मत ले लीजिए। हमें नहीं पता कि लाइफ इतनी अनसर्टेन है, कल को कहीं दिक्कत ना हो। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए इसको जरा। घर खरीदिए जरूर, लेकिन देखिए कि आप कहीं कहते हैं जितनी चादर है उससे बाहर तो पैर नहीं फैला रहे हैं, उसको जरा ध्यान में रखिएगा। रोहित जी का सवाल है, व्हाई देर इज नो कैटेगरी लाइक ELSS इंडेक्स फंड इन स्मॉल मिड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो रोहित जी, अगर आपका सवाल हम सही समझ रहे हैं, तो आप ये पूछ रहे हैं कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कैटेगरी में ऐसा फंड क्यों नहीं है जो सिर्फ स्मॉल या मिड या लार्ज कैप इंडेक्स पर आधारित हो, सबका मिक्स ना हो। अमूमन अभी एक्टिव जो होता है लार्ज, आप पैसिव, एक तो पहली बात, आप ELSS में पैसिव फंड ढूंढ रहे हैं, वो भी आप
लार्ज, मिड और स्मॉल अलग अलग इंडेक्स पे आधारित फंड ढूंढ रहे हैं। अभी तक क्या था, कुछ दिनों पहले तक, कि आपको ईएलएसएस में सिर्फ एक्टिव फंड मिलते थे और वहां पे अमूमन वो मिक्स होता है लार्ज, मिड और स्मॉल का। इट्स लाइक अ फ्लेक्सी कैप लेकिन विथ 3 ईयर लॉक इन पीरियड। लेकिन ऑफ लेट इक्विटी लिंक में भी आपको मिल जाते हैं पैसिव फंड, मतलब कि इंडेक्स फंड वहां भी अवेलेबल है। अब सेबी के मैंडेट के हिसाब से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम शुड हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 80% ऑफ टोटल एसेट्स इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब फंड हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो एक ही कैप में रखना चाहते हैं या फिर एक मिक्स रखना चाहते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि पहले एक्टिव ज्यादा, अब अभी भी इनफैक्ट अधिकतर एक्टिव फंड ही है इस कैटेगरी में, लेकिन पैसिव ने एंट्री मार ली है। और खुशी की बात यह कि आपने पूछा लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज कैप इंडेक्स के ऊपर एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, नाम है उसका नावी ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स। दूसरा जो है वो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स पर आधारित है, उसका नाम है जीरोधा, उसका नाम पूरा क्या है, जीरोधा सेवर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। दोनों एकदम नए हैं इनफैक्ट। जीरोधा 1 महीने पुराना है और नावी आई थिंक 8 महीने पुराना है। तो हो सकता है कि आगे चल के हमको मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स पर आधारित भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स मिल जाए। सोनू मीना जी का सवाल है कि मैडम जी, मैंने एसबीआई के 3 फंड में 25,000 की सिप चालू की है, एसआईपी चालू की है। एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000, एसबीआई फोकस 5,000 और एसबीआई स्मॉल में 5,000। क्या एक ही एएमसी के तीनों फंड लेना सही रणनीति है? देखिए सोनू मीना जी, हर फंड की एक बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है और वो कहीं ना कहीं हर फंड में, हर स्कीम में रिफ्लेक्ट करती है। आप देखेंगे ऐसा होता है कई दफा कि एक फंड हाउस के सारे फंड अच्छा करते हैं और फिर एक वक्त आता है जब सारे फंड ही अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो जब इतने सारे फंड हाउसेस हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मौजूद है, तो एक साथ सारा पैसा एक ही फंड हाउस में एलोकेट करना क्यों जरूरी है? नहीं ना। एक थंब रूल है, अगर कुछ समझ में ना आए तो, कि यू शुड हैव मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ 10 to 15% टू फंड्स मैनेज बाय अ फंड मैनेजर। मतलब आप किसी एक फंड, मान लीजिए कि मैं एक फंड मैनेजर हूं, तो आप मेरे स्कीम में अपने पूरे निवेश का मैक्स टू मैक्स 10 से 15% ही निवेश कीजिए, उससे अधिक मत कीजिए, उससे ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए। अगर कोई ब्रांड, जैसे यहाँ पर आपको लगता है, हमें लग रहा है कि आपको एसबीआई पसंद है, तो भी इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है अलग अलग फिलॉसफी को फॉलो करने का। अगर आपको कॉन्ट्रेरियन बेट अच्छा लगता है तो फिर आपके सामने और भी ऑप्शन है, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी है, एचएसबी वैल्यू फंड है। आपने ये तीनों फंड क्यों लिया होगा? शायद कोई आपको एसबीआई का मिल गया होगा और उन्होंने आपको ये तीनों फंड दे दिए। आप नए निवेशक हैं, आपको नहीं समझा कि ये सही है या नहीं है, आपने भी ले लिया। देखिए, अगर 8-10 फंड होते आपके पोर्टफोलियो में तो शायद इतनी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ यही 3 फंड है, तो ये स्ट्रैटेजी हमें सही नहीं लगती है। आपका जो तीनों फंड है, देखिए इसमें एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई फोकस में पोर्टफोलियो का ओवरलैप बहुत ज्यादा नहीं है, 10% का है। लेकिन फोकस में मैंडेट है सेबी का कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 स्टॉक ही ले सकते हैं, 30 स्टॉक्स। और एसबीआई फोकस ने अपने अंदर में रखा हुआ है 23 स्टॉक। एसबीआई कॉन्ट्रा और फोकस्ड के बीच कॉमन स्टॉक है 8। तो 23 में से 8 स्टॉक जो फोकस्ड में है वो कॉन्ट्रा में भी है। ऑल राइट। तो सुनने में ऐसा लगता है हमें कि ये तो सिर्फ 10% का ओवरलैप है, लेकिन जब ऐसे देखेंगे कि 23 में से 8 स्टॉक वहां ही है, तो ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा महसूस होगी आपको। दूसरी बात, एसबीआई स्मॉल और एसबीआई फोकस के फंड मैनेजर एक ही हैं, आर श्रीनिवासन। हालांकि दोनों पोर्टफोलियो में कॉमन स्टॉक बहुत कम है, सिर्फ 2% का ओवरलैप है। लेकिन आप ले क्या रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 3 ही फंड है, तो आप ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, फंड हाउस के नजरिए से भी और फंड मैनेजर के नजरिए से भी। तो हम ये नहीं कह रहे कि अभी स्विच कर दे, लेकिन जब अपना कायदे से पोर्टफोलियो बनाएंगे, आगे और भी निवेश अगर बढ़ाएंगे, तो एसबीआई अवॉइड कीजिएगा, पहली बात। अगर ये प्लान है कि अब यही 3 रखना है, 3 ही रखना है पोर्टफोलियो में स्कीम, तब आपको मुझे लगता है कि आप वैल्यू में कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेहतर होगा।
निहारिका वर्मा जी का सवाल है कि एसआईपी करनी है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ से किया जाए, ऐप से, एएमसी से या फिर बैंक से? तो देखिए निहारिका जी, अगर एक या दो स्कीम में निवेश करना है अलग अलग फंड हाउस की, तो आप उनके वेबसाइट पे जाके, मतलब एएमसी की वेबसाइट पे जाकर सीधे निवेश करिए। अगर उससे अधिक करना है तो आप ऐप चेक कर सकती हैं, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। एमएफ सेंट्रल एक बार आप चेक कर लीजिए, मुझे वो बड़ा सिंपल सा लगता है। बैंक और एएमसी के बीच चुनाव करना है, कितने भी फंड हो, कितनी भी स्कीम में निवेश करना, तो आई विल सजेस्ट गो विथ एएमसी डायरेक्टली, नॉट विथ बैंक। ओके, विशाल जी ने पूछा है कि कौन स्मॉल कैप फंड में और बाकी अदर स्मॉल कैप फंड में क्या लमसम इन्वेस्टमेंट वापस शुरू हो चुका है? थोड़ा टाइम पहले बंद हो गया था ड्यू टू एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप कैटेगरी। हाँ, मैंने चेक करा किसी से, उन्होंने कहा है कि क्वांट में तो शुरू हो गया है लमसम, दे आर टेकिंग लमसम इन्वेस्टमेंट। बाकियों का अगर निपॉन का पूछ रहे हैं तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, वो मुझे चेक करके आपको बताना होगा। ऑलराइट। और ये बात समझिए कि क्यों बंद होता है, क्यों ये फंड हाउसेस बंद कर देते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट लेना। एक दो वजह है। पहली बात कि जब पैसा ज्यादा आ रहा है, समझ में नहीं आता फंड मैनेजर को डिप्लॉय कहाँ करना है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ नहीं दिखती हैं, तब उस वक्त उन्हें लगता है कि कम पैसा आए तो बेहतर है। दूसरा ये भी होता है कि जब मार्केट में बड़ा एक शार्प रैली आता है, तो स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में आप देखेंगे कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और मे बी फंड मैनेजर is not comfortable investing at those valuations, तो इसलिए बंद करते हैं। तो अभी तो वैसे भी स्मॉल मिड कैप थोड़ा ज्यादा ही ओवर हीटेड है, तो मुझे लगता नहीं कि बाकियों ने शुरू किया है अभी, लेकिन एक बार हम चेक करके इसी वीडियो में पिन कमेंट में डाल देंगे कि निपॉन वगैरह ने शुरू किया है कि नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट लेना। राजेश जी का सवाल है, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड निवेश के लिए कैसा रहेगा? तो राजेश जी, पहली बात तो ये कि अच्छी चीज आपने की कि आपने निवेश करने के पहले पूछा है। अमूमन लोग, हम बहुत ज्यादा अमूमन यूज करते हैं ना, आमतौर पर लोग ये निवेश करने के बाद पूछते हैं, राइट। तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, इसका भी करीब 2200 करोड़ के आसपास का एयूएम है। इनका अगर एलोकेशन देखेंगे पोर्टफोलियो का, तो लार्ज कैप में 49% है, मिड कैप में 37% है, और स्मॉल कैप में करीब 3.5% एलोकेशन है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सेबी का मैंडेट कहता है कि इस कैटेगरी में लार्ज और मिड कैप दोनों में कम से कम 35% का एलोकेशन होना जरूरी है, कम से कम। आप मैक्सिमम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने लार्ज और मिड में कम से कम के आसपास ही एलोकेशन रखा है, और स्मॉल कैप को भी 13.5% दिया है। हम एक निवेशक के तौर पर अगर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लार्ज और मिड में निवेश कर रहे हैं, राइट। हमें क्योंकि हमें थोड़ा कम रिस्क लेना होता है, लेकिन अगर वहां 13% स्मॉल कैप में एलोकेशन है, तो ये थोड़ा रिस्की बना रहा है उस फंड को। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न अगर देखिएगा तो इस फंड ने इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दिया जरूर है, लेकिन अपने पीयर से, यानी इस कैटेगरी के बाकी फंड से पीछे रहा है। स्कीम का जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट नहीं दिख रहा। तो अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं इसे अवॉइड करती और दूसरे ऑप्शंस को चेक करूंगी। हेमंत जी का सवाल है कि एसडब्ल्यूपी में टैक्स मतलब कैसे लगता है, उन्होंने खासतौर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का के बारे में पूछा है कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो हेमंत जी देखिए, सपोज करिए कि आपने अब कितनी भी पीरियड तक एसआईपी किया है, और मान लीजिए कि आपके पास जो है 5000 यूनिट जमा हो गई है, एक्यूमुलेट कर लिया आपने। अब जब आप एसडब्ल्यूपी सेट करेंगे 5000 यूनिट में से, मान लीजिए कि आपने 50 यूनिट पहले महीने में आपकी बिकेंगी, निकलेंगी, तो वो जो 50 यूनिट होगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर निकलेंगी। मतलब जो सबसे पहले आपने यूनिट्स खरीदी थी वही सबसे पहले निकलेंगी। तो जो सबसे पहले 50 यूनिट्स का प्राइस था उस टाइम पर जब आपने खरीदा था, मान लीजिए कि उसका प्राइस था करीब 10 रुपए, और उसको आज जब बेचा जा रहा है तो 50 रुपए, तो आपको एक यूनिट पे कितना फायदा हो रहा है? 40 रुपए का फायदा हो रहा है, राइट। तो जब भी एवरी टाइम यू विथड्रॉ द अमाउंट, एसआईपी जब आप करेंगे तो कितनी यूनिट्स आप निकाल रहे हैं, उन यूनिट्स का कॉस्ट कितना है और उसका आज का प्राइस कितना है, उसका जो डिफरेंस होगा वो गेन आएगा। और आपका जो स्टेटमेंट आता है उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि पूरे एक फाइनेंशियल साल में आपने जितना भी एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकाला है उसमें गेन 1 लाख से कम है,
तब तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर वो लॉन्ग टर्म आपने होल्ड करके रखा था तब। और अगर वो उससे ज्यादा होंगे 1 लाख से, तो आपको उसके ऊपर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आज का आखिरी सवाल छोटा ही रख रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं रखा है आज। निर्मला का सवाल है, ये नाम बड़ा सुंदर है, निर्मला जी। उन्होंने लिखा है कि आई हैव अ डॉटर, शी इज 16 ईयर्स ओल्ड। मैं उसे किस तरीके से और कैसे जानकारी दूं फाइनेंस के बारे में, ताकि वो आगे चलकर अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सके और वो गलती ना करे जो हमने की है अपने पैसों को लेकर। तो सबसे पहली बात तो जो आपने गलतियां की है उसी को कहानी बनाकर सुनाइए उनको जरा, इसी से सिखाना शुरू कर दीजिए। क्या गलती की आपने, कितना नुकसान हुआ, कैसे उस नुकसान की भरपाई करी आपने। ये अपने आप में जब कहानी के तौर पे बच्चों को बताएंगे ना, तो उनको सुनने में भी मजा आएगा और उनको याद भी रह जाएंगी। दूसरी बात, जो चीजें सिखानी है उसको आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। सबसे पहले जरूरी इंफॉर्मेशन, दैट इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन। किस तरह से बजटिंग आपको अपनी कमाई के दायरे में खर्च करने के लिए गाइड करता है। बहुत अधिक कर्ज लेने में दिक्कत क्या है, लगातार सेव करने के फायदे क्या हैं, बैंकिंग और उसके ऑनलाइन इस्तेमाल की जानकारी, अलग अलग तरह के जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, उसकी जानकारी, ये सब आप उनको एसेंशियल इंफॉर्मेशन के तहत दे दीजिए। दूसरा हिस्सा है गुड टू हैव नॉलेज, मतलब बेनिफिशियल नॉलेज क्या है। पहला आपने दिया है एसेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन या नॉलेज। इसके तहत क्या सिखाएंगे आप उनको कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो कैसे उससे आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न किस तरीके से मिलता है, और आखिर में आपको उन्हें कुछ हाईली एडवांटेजियस स्किल्स जो होती हैं वो सिखाने की जरूरत है। इसके तहत आप उनको बताएं अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी कितने ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं, मार्केट लिंक्ड प्लान्स होते हैं, दोनों का फर्क क्या है। स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी दीजिए, कितने तरह के इंडाइसेस हैं, क्यों हमारे यहाँ इतने इंडाइसेस हैं, उनके अंदर स्टॉक्स कैसे आते हैं, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट, और म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों बनाया गया, किसका फायदा होता है, अलग अलग एसेट क्लास क्या है, इक्विटी क्या होता है। जब स्टॉक मार्केट बताएंगे तो आप इक्विटी बता रही हैं उनको, तो फिर सोना भी है, चांदी भी है, तो बस समझाएं उन्हें, ज्वेलरी निकाल के दिखाएं कि ये एक्चुअली एक एसेट क्लास है, दिस गोल्ड इज ज्वेलरी एंड एन एसेट क्लास बोथ। तो ये सब चीजें बताएंगे इस तरीके से बकेट में डाल के, तो आपको समझाने में भी आसानी होगी उन्हें और उनको समझने में भी आसानी होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो वापस लिखिए ask@bewealthy.co.in पर। और इसके साथ ही आज फिलहाल यहाँ पर अपना हम शो खत्म करते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन हमने सवाल बहुत ज्यादा नहीं रखे, 8 सवाल शायद लिए हैं आज, ताकि छोटा ही रहे। और उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे लिखिए लिखिए, और कुछ पसंद आया हो तो वो भी लिखिए, पढ़ने में अच्छा लगता है। और क्या, अभी हम जरा घूम घूम रहे होंगे, जब ये वीडियो आपके सामने दिख रहा होगा तो वहां की तस्वीरें वगैरह आपको हम कम्युनिटी पोस्ट के जरिए शेयर कर करके दिखाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।